हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें एनसीईआरटी और आरबीएससी के जो भी सारे फैक्ट हैं वो इस पार्ट 2 में इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति पार्ट 2। इसमें डलहौजी की जो व्यवगत नीति थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स नीति, जिसे हम राज्य हड़प नीति भी कहते हैं या गोद निषेध नीति भी कहते हैं, इस नीति के तहत डलहौजी द्वारा भारतीय निसंतान शासकों को बच्चा गोद लेने से रोक दिया गया, क्योंकि अंग्रेज सरकार का मानना था कि अगर हम राजाओं को बच्चा गोद लेने से रोकेंगे तो उनके राज्य जो हैं आसानी से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन जाएंगे। इस गोद निषेध नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स नीति के तहत सबसे पहले कौन से राज्य को अंग्रेज साम्राज्य में मिलाया गया? सत्तारा को मिलाया गया था 1848 के तहत, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स नीति के तहत या गोद निषेध नीति के तहत। फिर इसके बाद राजा अप्पा साहब जो थे, उनके कोई पुत्र नहीं था, लेकिन उन्होंने मृत्यु से पहले कंपनी की अनुमति के बिना ही अपना दत्तक पुत्र बना लिया था। फिर उसी प्रकार संबलपुर 1849 में राजा नारायण के कोई पुत्र नहीं था और न ही वो दत्तक पुत्र बना सके। इस कारण से संबलपुर को 1849 में अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। फिर इसके बाद झांसी, लॉर्ड हेस्टिंग जो थे, उन्होंने पेशवा की पराजय के बाद झांसी के राजा रामचंद्र से संधि की और उसे उसके पुत्र और उत्तराधिकारियों को यह राज्य अधीनस्थ सेवाओं की शर्तों पर दिया था स्टार्टिंग में। फिर जब राजा की मृत्यु हो गई, झांसी के राजा की जब मृत्यु हुई, तो उन्होंने कंपनी ने राजा के वंशज गंगाधर राव को उत्तराधिकारी स्वीकार किया था। लेकिन गंगाधर राव की जब मृत्यु हुई तो रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को दत्तक पुत्र गोद लिया था, लेकिन डलहौजी ने उसे अस्वीकार कर दिया और झांसी को फरवरी 1854 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स नीति के तहत। तो आप ये सन याद रखना, सुमिलित करो में से भी पूछ सकता है कि किसको डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स नीति के तहत मिलाया गया था सुमिलित करो में से। तो सत्तारा को 1848 में, संबलपुर को 1849 में, झांसी को मिलाया गया था फरवरी 1854 में। फिर इसके बाद इसी प्रकार नागपुर को 1854 में मिलाया गया था। 1853 में राजा रघुजीत तृतीय की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद रानी ने राजा की इच्छा अनुसार यशवंत राव को गोद लिया था, लेकिन अंग्रेज सरकार ने इसे मना कर दिया था, इसलिए नागपुर को 1854 में मिलाया गया था अंग्रेज साम्राज्य में। जैतपुर को 1849 में, बघार को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, उदयपुर एमपी में है, तंजौर को 1855 में, आदि राज्य भी डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स अर्थात व्यवगत के सिद्धांत के अनुसार ब्रिटिश राज्य में मिला ली गई। कुशासन और भ्रष्टाचार का आरोप और अवध डलहौजी ने अवध रियासत के बारे में कहा था कि यह चेरी का गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह आकर गिरेगा। ये अवध के बारे में कहा था डलहौजी ने, कुशासन और भ्रष्टाचार का आरोप तथा अवध राज्य। तो इसके बारे में डलहौजी ने कहा था अवध रियासत के बारे में कि ये चेरी का गिलास कौन? अवध। तो ये चेरी का गिलास का फल जो है ये एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, और इन्होंने उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स नीति के तहत। उसने नवाज वाजिद अली पर कुशासन को आरोप लगाया था अवध पर। डलहौजी ने अवध के नवाब जो थे वाजिद अली शाह, इस पर कुशासन का आरोप लगाया। नवाब का नाम याद रखना, अवध के नवाब जो थे वाजिद अली शाह, इस पर डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाया और 13 फरवरी 1856 को अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी थी। फिर इसके बाद 1857 की क्रांति का स्वरूप, कारण और क्या क्या परिणाम थे इसके। भारतीयों का असंतोष भिन्न भिन्न भागों में विद्रोह के रूप में प्रकट हो रहे थे। इनमें 1806 में वेल्लोर, 1824 में बैरकपुर, 1842 में फिरोजपुर में 34वीं रेजिमेंट का विद्रोह हुआ था, 1849 में 7वीं बंगाल कैवलरी विद्रोह आदि हुए थे। अलग अलग स्थानों पर अलग प्रकार के विद्रोह प्रकट हो रहे थे। इसी प्रकार 1816 में बरेली में उपद्रव हुआ, 1831 से 33 में कोल विद्रोह हुए, 1848 में कांगड़ा विद्रोह हुआ, 1855 से 56 में संथालों का विद्रोह हुआ। ये सब राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों से हुए थे। जब बहादुर शाह की मृत्यु हुई तो बहादुर शाह की मृत्यु के बाद बादशाह पद को समाप्त करने की लॉर्ड कैनिंग की घोषणा की गई। एलन बेरा द्वारा बादशाह को भेंट देनी बंद की गई तथा डलहौजी द्वारा लाल किले को खाली करना भी 1857 की क्रांति के कारण माने जा सकते हैं। फिर इसके बाद सैनिक कारण कौन कौन से थे जिसके कारण 1857 की क्रांति को बल मिला। बंगाल में 1764 में सिपाही विद्रोह हुए थे, 1806 में वेल्लूर में और 1824 में बैरकपुर में सैनिकों द्वारा समुद्री मार्ग से बर्मा जाने से इनकार कर दिया गया और 1844 में बिना अतिरिक्त भत्ते के सैनिकों द्वारा सिंध जाने से इनकार कर दिया गया। 1849 में 22वें एनआई और 1850 में 66वीं एनआई तथा 1852 में 38वीं एनआई ने विद्रोह कर दिया था। फिर इसके बाद अफगान युद्ध जब हुआ था, इसमें 1839 में अंग्रेजों को पराजय का सामना करना पड़ा था।
1856 में लॉर्ड कैनिंग ने सामान्य सेना भर्ती अधिनियम पारित कर दिया, जिससे अब भारतीय सैनिकों को भारत के बाहर समुद्र पार भी सरकार आवश्यकता अनुसार जहां सेना भेजे उन्हें वहां जाना पड़ेगा। इस कारण से भी क्रांति को बल मिला था। फिर इसके बाद इसी प्रकार 1854 में डाकघर अधिनियम के द्वारा सैनिकों को मिल रही निःशुल्क डाक सुविधा को समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण भी क्रांति को बल मिला। तात्कालिक कारण क्या क्या थे क्रांति के? 1856 में भारतीय सैनिकों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस, पुरानी बंदूक का नाम था ब्राउन बेस, इसके स्थान पर नई एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग करने से मना कर दिया था। इस नई राइफल से कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल की सेना में यह बात फैल गई थी कि नई राइफल के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग होता है। इसके कारण इन्होंने उसका राइफल का प्रयोग करने से मना कर दिया। इस बात को किसने स्वीकारा है कि उस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी? जॉन केई और लॉर्ड रॉबर्ट्स ने भी इस सत्य को स्वीकार किया है कि उन पर कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। फिर इसके बाद क्रांति का विस्तार और उसके प्रमुख नायक कौन कौन थे? तो याद रखिएगा 1857 की योजना के कर्णधार मुख्य रूप से नाना साहब थे, जो कि बाजीराव के दत्तक पुत्र थे, और नाना साहब के भाई बाला साहब और वकील अजीमुल्ला थे। क्रांति का एक जगह से दूसरी जगह का प्रचार का तरीका क्या था? प्रतीक चिन्ह क्या था? चपाती और लाल कमल, कमल का फूल। क्रांति योजना के अनुसार संपूर्ण भारत में एक साथ 31 मई 1857 को आरंभ करनी थी। याद रखिएगा 1857 की क्रांति संपूर्ण भारत में कब आरंभ करनी थी? योजना के अनुसार 31 मई 1857 को करनी थी, लेकिन क्रांति समय से पहले ही 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में सैनिक मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया, और यह इस संघर्ष का प्रथम बलिदान था। मेरठ में 8 सैनिकों ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से मना किया, और 10 मई 1857 को सैनिकों ने विद्रोह कर सभी कैदी सैनिकों को मुक्त करा लिया और वो दिल्ली की तरफ निकल गए। तो क्रांति कब से स्टार्ट हुई? 10 मई 1857 से क्रांति की शुरुआत हो गई थी भारत में। दिल्ली में बहादुर शाह जफर जो थे, उन्होंने वहाँ के क्रांतिकारियों ने 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया और उसे भारत का सम्राट घोषित किया गया बहादुर शाह द्वितीय को। इसी समय लेफ्टिनेंट विलोबी ने क्रांतिकारियों का कुछ प्रतिरोध किया, लेकिन पराजित हुआ और भाग निकला। फिर लॉर्ड कैनिंग ने शीघ्र ही क्रांति के खत्म करने की योजना बनाई, क्रांति को खत्म करने की, और दिल्ली पर मात्र 5 दिन में ही अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। दिल्ली में जो क्रांतिकारियों का वास्तविक नेतृत्व किया था वो किसने किया था? क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। दिल्ली में क्रांति का वास्तविक नेतृत्व बहादुर शाह जफर के सेनापति बख्त खान ने किया था। फिर इसके बाद सम्राट को बंदी बना लिया जाता है अंग्रेजों द्वारा, उसे रंगून भेज दिया जाता है निर्वासित करके, जहां 1862 में उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर आता है अवध में क्रांति का स्वरूप कैसा था? अवध में कौन क्रांति का नेतृत्व कर रही थी? बेगम हजरत महल। अवध यानी लखनऊ में। तो लखनऊ में विद्रोह 4 जून को आरंभ हुआ था, और बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र को नवाब घोषित करके अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर दिया था। अंग्रेज रेजिडेंसी में आग लगा दी गई, जिसमें रेजिडेंट कौन सा मारा गया था? हेनरी लॉरेंस मारा गया था। याद रखिएगा अवध में क्रांति के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी में आग लगा दी गई थी, जिसमें कौन सा रेजिडेंट मारा गया था? हेनरी लॉरेंस मारा गया था। जनरल हेवलॉक और आउटरम को भी सफलता नहीं मिली। ऐसी स्थिति में सर कॉलिन कैम्पबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से पुनः लखनऊ पर अपना अधिकार करके और उसे अपने कब्जे में लिया था। कानपुर में कौन थे? ध्यान रखना, नाना साहब और तात्या टोपे दोनों कानपुर में सेना का नेतृत्व कर रहे थे क्रांति का। नाना साहब ने अपने दक्ष सहायक तात्या टोपे और अजीमुल्ला के सहयोग से 5 जून 1857 को कानपुर अंग्रेजों से मुक्त करा लिया, और सर कॉलिन कैम्पबेल के नेतृत्व में पुनः दिसंबर में इन्होंने अंग्रेजों ने वापस इस पर अधिकार कर लिया था। तात्या टोपे वहाँ से बच निकल गए और झांसी की रानी से जाकर मिले। फिर झांसी में आक्रमण हुआ। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व करी थी क्रांति का। जून 1857 के स्टार्टिंग में सैनिकों ने झांसी में भी विद्रोह कर दिया था। ह्यूरोज ने झांसी पर आक्रमण करके पुनः उस पर अधिकार किया, और पराजित होने पर लक्ष्मीबाई कहाँ पर पहुंची थी? कालपी पहुंची, और तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर पर अधिकार किया। फिर वहाँ पर जून 1858 में अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया था ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई वीरतापूर्वक संघर्ष करती हुई वीर गति को प्राप्त हुई थी। फिर इसके बाद बिहार में कौन थे? कुंवर सिंह थे। बिहार के जगदीशपुर के जमींदार 80 वर्षीय कुंवर सिंह ने क्रांति का नेतृत्व किया था, और उन्होंने आरा जिले के आसपास के क्षेत्रों को अंग्रेजों से मुक्त कराया। अंग्रेज सेनापति थे उस समय मिल्सेन, कर्नल डेक्स, मार्क और मेजर डगलस। इन चारों को कुंवर सिंह ने धूल चटाई और गंगा पार करके अपनी रियासत जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया था।
26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से युद्ध किया, लेकिन अंग्रेजों के विरुद्ध उन्हें सफलता नहीं मिली थी। अब आता है रुहेलखंड। रुहेलखंड में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? आपको बताया था पिछले वीडियो में, अहमदुल्ला ने क्रांति का नेतृत्व किया था। तो मेवात में किसने किया था? सदरुद्दीन नामक किसान के नेतृत्व में मेवात में क्रांति का नेतृत्व किया गया था। दक्षिण भारत में स्वतंत्रता संग्राम में क्या रोल रहा था? महाराष्ट्र में रंगा बापूजी ने अंग्रेजों के विरुद्ध जनसेना तैयार करके बेलगांव, सत्तारा, कोल्हापुर और आदि स्थानों पर उनका नेतृत्व किया था। महाराष्ट्र में किसने किया था? रंगा बापूजी ने। गोलकुंडा में चिंता भूपति ने क्रांति में विद्रोह किया था। चिंता भूपति ने कहाँ विद्रोह किया था क्रांति के दौरान? गोलकुंडा में। बेंगलोर में मद्रास सेना की 8वीं घुड़सवार सेना और 20वीं पैदल सेना ने बगावत की। मद्रास में 2 हिंदू मंदिर क्रांतिकारी गतिविधियों के गुप्त केंद्र थे। फिर आप देखिए 1857-58 के दौरान असैनिक और सैनिक विद्रोह का आकार पर हुए थे। 2 फरवरी 1857 19वीं स्थानीय सेना का बहरामपुरम में विप्लव हो गया था। 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों का विप्लव। फिर 11 से 30 मई 1857 को दिल्ली, फिरोजपुर, बम्बई, मुरादाबाद, शाहजहांपुर तथा अन्य उत्तर प्रदेश के नगरों में विद्रोह का फूटना। जुलाई 1857 में विद्रोह कहाँ हुआ? इंदौर, महू, सागर, झेलम, सियालकोट जैसे पंजाब के कुछ स्थानों पर विप्लव हुआ। अगस्त 1857 में सागर और नर्मदा घाटी के समस्त प्रदेश में असैनिक विद्रोह हुए थे। सितंबर 1857 में दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया था। फिर मध्य भारत में कहाँ विद्रोह हुए थे? नवंबर 1857 में विद्रोहियों ने जनरल विंडहम को कानपुर के समीप पराजित किया था। नवंबर 1857 में विद्रोही ने किसको पराजित किया था? कानपुर के समीप जनरल विंडहम को। फिर दिसंबर 1857 में कानपुर का युद्ध सर कोलिन कैंपबेल ने जीता। फिर मार्च 1858 में लखनऊ पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। झांसी पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? 2 अप्रैल 1858 को। और बिहार में जगदीशपुर में कुंवर सिंह का विद्रोह हुआ था। 1 मई 1858 को अंग्रेजों ने बरेली, जगदीशपुर और कालपीर को वापस जीता था। ये आप फैक्ट याद रखिए। मेलिसन ने लिखा है कि यदि क्रांति पूर्व योजना के अनुसार 31 मई 1857 को एक साथ सभी स्थानों पर स्वाधीनता का संग्राम आरंभ हुआ होता तो अंग्रेजों के लिए भारत को पुनः विजयी करना किसी भी प्रकार संभव नहीं होता। ये किसने लिखा है? मेलिसन ने लिखा है। फिर इसके बाद W.H. रसेल लिखते हैं, यदि भारतीय उत्साह और साहस के साथ अंग्रेजों का विरोध करते तो वे अंग्रेज शीघ्र ही समाप्त हो जाते। ये किसने लिखा है? W.H. रसेल ने लिखा है। अधिकांश रियासतों के राजाओं ने अपने स्वार्थवश इस विद्रोह का दमन करने में अंग्रेजों का साथ दिया था। लॉर्ड कैनिंग ने इन राजाओं को तूफानों को रोकने में बाघ की तरह बताए हैं। रियासतों के राजाओं को लॉर्ड कैनिंग ने कैसा बताया है? तूफान को रोकने में बाघ जैसा बताया है। लॉर्ड कैनिंग की उदार नीति को R.C. मजूमदार ने अंग्रेजों की कूटनीति को उनकी सफलता की चाबी बताया। किसने? R.C. मजूमदार ने लॉर्ड कैनिंग की उदार नीति को अंग्रेजों की कूटनीति को उनकी सफलता की चाबी बताया है। 1861 में जब पील कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो उसके अनुसार सेना में अब ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। 1 नवंबर 1858 को महारानी की घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर किसके सुपुर्द कर दिया? भारत अधिनियम 1858 द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में दे दिया। डायरेक्टर का पद समाप्त करके भारत के शासन संचालन के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद इंडिया काउंसिल का गठन किया गया था। गवर्नर जनरल का पदनाम वायसराय कर दिया गया। अब आप देखिए 1857 की क्रांति के प्रमुख मत क्या क्या है कि 1857 की क्रांति एक मुस्लिम प्रतिक्रिया थी। इस मत को मानने वाले कौन है? सर जेम्स आउटरम, W. टेलर, मोलिसन और कोपलैंड। इन चारों ने क्या माना था कि 1857 की क्रांति एक मुस्लिम प्रतिक्रिया थी। 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह मानने वाले कौन कौन है? इसमें है रॉबर्ट जॉन लॉरेंस, सीले, चार्ल्स रोइक्स, दुर्गादास बंदोपाध्याय और सर सैयद अहमद खां। इन सब ने क्या माना था? 1857 की क्रांति को एक सैनिक विद्रोह माना था। फिर जन क्रांति मानने वाले कौन है? सर J.K.E., W.H. रसेल, जॉन ब्रूस, नॉर्टन और मोलिसन। इन चारों ने इसको जन क्रांति माना था। 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? बेंजामिन डिज़रायली। अशोक मेहता ने भी अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन में यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि विद्रोह का स्वरूप कैसा था? राष्ट्रीय था। वीर सावरकर ने भी इस 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। डॉक्टर सत्या राव ने अपनी पुस्तक भारत में राष्ट्रवाद, ये इनकी पुस्तक है सत्या राव की, इसमें लिखा इन्होंने कि हमें भारतीय परिप्रेक्ष्य में यूरोपीय परिभाषाओं को लागू नहीं करना चाहिए। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले कौन है? S.N. सेन, मजूमदार, ताराचंद, विश्वेश्वर। V.D. सावरकर ने अपनी पुस्तक वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में भारत का स्वतंत्रता समर में 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया है।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक भारत एक खोज में लिखा कि सैनिक विद्रोह के रूप में आरंभ हुआ यह विद्रोह सैनिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा, शीघ्र ही यह जन विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम के रूप में परिवर्तित हो गया था। महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब में सिख राज्य की स्थापना की थी और 1858 के एक्ट द्वारा भारत में कंपनी शासन का अंत करके ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। वास्को डिगामा जब समुद्री मार्ग से भारत आया तो वह पहला यूरोपियन था जिसका कालीकट के राजा जमोरिन ने अतिथि के रूप में स्वागत किया था। आप याद रखना कि वास्को डिगामा जब समुद्री मार्ग से भारत आया तो उसका स्वागत किसने किया था? कालीकट के राजा जमोरिन ने अतिथि के रूप में किया था। ये आपका टॉपिक हो गया 1870 की क्रांति। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।